नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। आज बात करेंगे विचार पर तकरार। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के सिलेबस में आरएसएस संस्थापक हेगड़ेवार और बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय के विचार शामिल किए जाने पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, सरकार बताए कि देश की आजादी व विकास में हेगड़ेवार दीनदयाल का क्या योगदान रहा। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पलटवार किया। ये देश के लिए आइडियल हैं, इनके बारे में सबको जानना जरूरी है। बता दें कि एमबीबीएस छात्रों के फाउंडेशन कोर्स में इसी सत्र से लेक्चर में छात्रों को बौद्धिक विकास के लिए देश के विचारकों के विचार सिलेबस में जोड़े जाएंगे। सरकार की तरफ से ऐसे विचारकों की सूची तैयार की गई है। इनमें मुख्य रूप से महर्षि चरक, आचार्य सुश्रुत, स्वामी विवेकानंद, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार, जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम शामिल है। इस पर कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास कर रही है। साथ में उन्होंने कहा कि उसी एजेंडे का ये हिस्सा है। अब मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के छात्रों को जनसंघ और आरएसएस के संस्थापकों के विचार पढ़ाए जाएंगे। देश में कई ऐसे महापुरुष हैं जिनका आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास, देश हित में महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई एमबीबीएस के सिलेबस में इसकी जरूरत है या कांग्रेस का आरोप सही है। मात्र एक एजेंडा के लिए ये सब हो रहा है। इन्हीं सब तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि चूंकि जैसे ही इसकी घोषणा हुई उसके बाद में अलग अलग जगह से अलग अलग बयान आए हैं। आजादी के इतिहास को मिटाने की साजिश है, ये दिग्विजय सिंह ने कहा है। उसी पर पीसी शर्मा ने क्या कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। बीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्या कहा उसको हम सुनवाते हैं। कोई भी इस प्रकार का जो सिलेबस होता है, चाहे वो मेडिकल का सिलेबस हो या पॉलिटिकल साइंस का हो या और भी कोई परीक्षाएं, मतलब हमारे इस प्रकार के जो संबंधित जो पाठ्यक्रम हैं, पाठ्यक्रमों में देशभक्ति के उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, वो आइडियल हैं देश के लिए। ऐसे आइडियल लोगों को सबको पढ़ने की जरूरत है या उनके बारे में जानकारी होना, ये इस देश में बहुत आवश्यक है, जिसको हम कभी कभी नैतिक शिक्षा कहते थे। कभी हम इस प्रकार के महान क्रांतिकारियों के बारे में जानना, ये बहुत आवश्यक है। क्या डॉक्टर को ये जानकारी नहीं होनी चाहिए कि देश के लिए किसने क्या किया है? डॉक्टर के लिए भी जरूरत है। टेक्निकली साउंड होना, ये उनका अपना काम है। क्या वो एज ए मेडिकल अच्छे डॉक्टर बनने के लिए उनको उनका जो सिलेबस है वो तो उनको करना ही है, लेकिन देश के बारे में, समाज के बारे में डॉक्टर्स को भी जरूरत है तो बाकी को भी जरूरत है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि देश के अंदर ऐसे महान क्रांतिकारी जिनके कारण से आज हम इस देश में आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उन लोगों के बारे में जानना ये आवश्यक है और मैं तो कहता हूँ ये कंपलसरी होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे लोग जिन्होंने देश को कुछ दिया, जो आइडियल है देश के लिए, महात्मा गांधी इस देश के आइडियल, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस इस देश के आइडियल है। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करके देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। तो डॉक्टर हेडगेवार ने इस देश के अंदर इस समाज के लिए जो किया है, भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए, मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना और एक बड़ा विचार केवल देश को नहीं दुनिया को दिया है। तो क्यों नहीं उनके बारे में। अब कमलनाथ के बयान के बाद में अगर कहा जाए तो इस पूरे विचार पर तकरार शुरू हो गई और जिस तरीके से अगर कहा जाए कि इसमें दिग्विजय सिंह भी कूद गए हैं पूरे मुद्दे में। फिलहाल इस पूरी चर्चा पे हम बात करेंगे और इसमें हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। गुलरेज शेख राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी, अल्पसंख्यक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, और राम पांडे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गुलरेज जी, जैसे कि अब कमलनाथ का बयान आ गया, चूंकि फाउंडेशन कोर्स है और उसमें विचारकों को पढ़ाने की बात हो रही थी, जो विचारक हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं, चाहे सुश्रुत हों, चाहे कहा जाए कि और जो महान लोग हैं उनका नाम आ रहा है बीच में, लेकिन सबसे बड़ी बात, सीधे सीधे हेगड़ेवार और दीनदयाल को लेकर क्या आपत्ति है कांग्रेस को? कांग्रेस के विषय में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तो आदत है कि राष्ट्रवादियों का जितना अपमान कर सको करो। इनको तो अच्छा लगता यदि हम एओ ह्यूम को पढ़ाते, एक अंग्रेज व्यक्ति को पढ़ाते और उसको हम भारत का क्रांतिकारी बता देते, तो ये बिल्कुल उसको
खुशी खुशी फूलों की बौछार करके उसको ग्रहण करते। लेकिन चूंकि राष्ट्रवादियों को पढ़ा रहे हैं तो इनका पेट दुख रहा है, इनके पेट दुखने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल्लाने पे बहुत से जो होते हैं वो चिल्लाते रहते हैं। चलिए, और उनका गुलरेज जी ये कहना है कि हेगड़ेवार और दीनदयाल ने देश के लिए क्या किया है? नहीं, अब मैं मूल बात पर आ रहा हूँ कि पढ़ाना क्यों आवश्यक है। पहली बात तो आए हम डॉक्टर हेडगेवार पर। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो काम किया है, भारत का जो समाज है और उसकी संस्कृति है उसके संयुक्तिकरण की बात काम किया है, और अपनी संस्कृति से लोग प्रेम करें ऐसी एक ज्वाला जलाई है जो अंदर से व्यक्ति के जलती है और वो अमर बन के जलती है। और आज हम देख रहे हैं कि देश अपनी संस्कृति पर किस प्रकार से गौरवान्वित होता है, उस पर बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर हेडगेवार जी का। अब आते हैं हम दीनदयाल जी के ऊपर। देखिए, दीनदयाल जी का जो एकात्म मानव दर्शन है, हम ये मत भूलिए कि डॉक्टर जो होता है उसके अंदर मानवता होना बहुत आवश्यक है, तभी अपने कार्य को वो अच्छी तरह से करेगा। वो न केवल वो प्रोफेशनली करेगा, पैसे के लिए करेगा, उसमें मानवता का जो भाव होता है वो हट जाएगा। और डॉक्टर और दीनदयाल जी का जो एकात्म मानवता दर्शन क्या था? एकात्म मानवता दर्शन यही है कि व्यक्ति का सृष्टि और सृष्टि से परमिष्टि का जो संपर्क है, जो संबंध है, वो क्या है। और अंत्योदय का विचार कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ, चाहे वो गांव का हो सकता है, वो बेचारा दलित हो सकता है, वो आदिवासी हो सकता है, उसको सबसे आगे लाकर उसका उत्थान करना, उसका उदय करना, वही अंत्योदय है। अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति। तो डॉक्टर हेडगेवार को पढ़ने से व्यक्ति अपनी संस्कृति के प्रति आकर्षित होता है, और दीनदयाल जी को पढ़ने से वो मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित होता है, जो हर एक डॉक्टर को होना चाहिए। इसलिए जोड़ा गया। बिल्कुल। राम पांडे जी, क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो सबके बारे में पढ़ा है जी। हमें तो स्कूल कॉलेज में सबके बारे में पढ़ाया गया है जी। हमने दीनदयाल जी के बारे में भी पढ़ा है, हेडगेवार जी के बारे में भी पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी पढ़ा है, महात्मा गांधी जी के बारे में भी पढ़ा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ा है। ऐसा कौन सा देश का नेता नहीं है, या ऐसा देश का कौन सा महापुरुष और नेता नहीं है जिसके बारे में हमने ना पढ़ा हो। कमलनाथ जी ने तो कह दिया कि विचारधारा को थोपने का प्रयास है ये। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास कर रही है। अब आप बताइए, एमबीबीएस में लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। राम पांडे जी, फाउंडेशन कोर्स चालू किया गया है, उसमें विचारकों और महापुरुषों को पढ़ाने की बात थी। एक फाउंडेशन कोर्स है। तो जी, एमबीबीएस में क्यों, इंजीनियरिंग में क्यों नहीं, सीए में क्यों नहीं, एमबीबीएस उसमें, और जो हमारे आईआईटी है उसमें क्यों नहीं, आईआईएम है उसमें क्यों नहीं, फिर इसरो में क्यों नहीं, बार्स में क्यों नहीं, केवल यही क्यों? क्या जरूरत है? सबको पता तो है ना। और फिर भाई ये चीजें ऐसी होती है कि खुद एक अपने आप जागरूकता से आती है, पढ़ के आती है। अब आप बताइए, इन्होंने तो सब कुछ पढ़ा है ना, इनके यहाँ तो सब कुछ पढ़ाया जाता है, फिर भी क्या कहती हैं ये कि संत कबीर, बाबा गोरखनाथ, गुरु नानक तीनों साथ में मिलकर मीटिंग करते थे। तीनों का जन्म अलग अलग शताब्दी में हुआ। उनका गोरखनाथ जी का उस पे नहीं जाते हैं, उस पे नहीं जाते हैं राम पांडे जी, उस पे नहीं जाते हैं। इनको ये खुद तो पढ़ाई करें पहले। ये एमए करते हैं, उसके बाद बीए करते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं, उसके बाद इनकी मार्कशीट का पता नहीं चलता है। ठीक है, जब माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार नहीं हुआ था तब इनकी मार्कशीट। दिग्विजय सिंह जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आजादी के इतिहास को मिटाने की कोशिश है। अरे मैं तो कह रहा हूँ, इनके 18 करोड़ लोग हैं, आप सोच लीजिए ना, 18 करोड़ सदस्य कितने हैं, उनको पढ़ाए ना ये। और ये चीज राम पांडे जी मुद्दे पे रहिएगा, राम पांडे जी मुद्दे पे रहिएगा, मुद्दे की बात करें हम, अच्छा लगेगा डिबेट में। जी जी जी। अब आप मुझे बताइए, हेडगेवार जी ने कांग्रेस पार्टी में वो थे, ठीक है, और 1925 में उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। 1942 में उनकी डेथ हो गई। 17 साल वो जिंदा रहे। उन्होंने मना कर दिया था कि हमें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेना है। आरएसएस के किसी सदस्य को वो स्वतंत्रता आंदोलन में जाने नहीं देते थे। हाँ, ये काम जरूर करते थे कि कभी कभी शक्ल दिखाने के लिए खुद चले जाते थे, लेकिन आरएसएस को मना कर दिया था कि आप में से कोई नहीं जाएगा। 17 साल तक आरएसएस के प्रमुख रहे, किसी दूसरे को नहीं बनने दिया। जो ये वंशवाद की बात करते हैं, वहां इन्होंने किसी दूसरे को नहीं पनपने दिया। उसके बाद 1942 से लेकर 1973 तक गोलबल कर रहे, 33 साल अध्यक्ष रहे। क्या ये वंशवाद नहीं है? लगातार एक ही आदमी बना रहा। फिर अभी ये क्या कह रहे हैं कि पूरे देश को जोड़ने की बात। हेडगेवार जी बोलते थे कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते।
ये भ्रम है, न ये एक हो सकते हैं ना हम एक होने देंगे। ये हेडगेवर जी के शब्द थे। तो ये एमबीबीएस की पढ़ाई कराएंगे जहां हमारे देश में डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग भी हुए हैं, वहां ये एमबीबीएस के पढ़ाएंगे, मुसलमानों से नफरत करना सिखाएंगे। हेडगेवर जी का क्या काम था? और बात क्या कर रहे हैं देश को जोड़ने की? भाई हेडगेवर और आरएसएस का टोटल एक ही मुद्दे पर काम चलता है कि मुसलमानों से नफरत करो, महिलाओं से नफरत करो। आरएसएस में महिलाएं क्यों नहीं है? क्या कारण है कि आरएसएस में महिलाओं को सदस्यता नहीं दी जाती है? महिलाओं से नफरत क्यों की जाती है आरएसएस में? तो कुछ होना तो चाहिए। अब ये जबरदस्ती विद्यार्थियों के लिए पर थोपना चाहते हैं, लादना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। और वैसे इन्होंने गूगल यूट्यूब पर गंदगी मचाई रखी है। इन्होंने पूरे इतिहास को गूगल यूट्यूब पे बदल के रख दिया है। जो महान लोग थे उनका इतिहास बदल दिया है, जो फर्जी लोग थे कौन थे महान लोग? कौन थे? किसका इतिहास बदला है? दो चार नाम बताइए। अरे मैं पढ़ता रहता हूँ, तो नाम बताइए ना, आजकल चेंज की जा रही है। नाम बताइए। गूगल, अरे आप देखिए एनडीटीवी को हैथवे ने बैन कर दिया। कल आप भी सच्चाई दिखाएंगे, हैथवे आपको भी बैन कर देगा। आजकल यदि गूगल सच्चाई बताएगा तो गूगल हिंदुस्तान में बैन हो जाएगा। यूट्यूब सच्चाई दिखाएगा तो यूट्यूब भी हिंदुस्तान में बैन हो जाएगा। यूट्यूब और गूगल के भी दिन ज्यादा नहीं बचे। अब बताइए एनडीटीवी को बैन कर दिया, क्या कारण है? फिर हम मुद्दे से इतर हो जाते हैं। राम पांडे जी, हम मुद्दे से हट क्यों जाते हैं? नहीं आप चलिए जवाब लेते हैं। गुलरेज जी, उनका ये कहना है कि हेडगेवार जी को फालतू की बात है। अब बताइए हेडगेवर का पाठ पढ़ाने से क्या पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा? हेडगेवर जी को पढ़ाने से राम पांडे जी अभी मुद्दे पे रहें प्लीज। राम पांडे जी मुद्दा ये है कि मुजफ्फरनगर में 5 लाख किसान आंदोलन कर रहे हैं। डिबेट उस पर होनी चाहिए, ये फालतू की बातों पर नहीं। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर दबाव होता है, आपको जो बताया जाता है डिबेट आपको उस पर करना होती है। नहीं राम पांडे जी, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि किसान 9 महीने से कर चुके हम। अभी हमारी पिछली डिबेट उसी पे थी। राम पांडे जी, हमारी जो आज की ही पिछली डिबेट उसी पर थी। राम पांडे जी नहीं थे 9 महीने में 9 डिबेट। मैं अभी आपको लिंक भेज दूंगा। राम पांडे जी छोड़िए उसको, छोड़िए राम पांडे जी, छोड़िए राम पांडे जी, छोड़िए उसको। राम पांडे जी, हमें पत्रकारिता मत सिखाइए, छोड़िए उसको। आप मुद्दे पर आइए, अगर आप मुद्दे पर बात करना चाहते तो करिए। दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बोल दिया। ये पढ़ाए ना, एमबीबीएस में क्यों पढ़ा रहे हैं? इंजीनियरिंग में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? आईआईटी में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? आईआईएम में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर पर नीति क्यों नहीं बना रहे हैं? मैं तो कहता हूँ हेडगेवर, दीनदयाल उपाध्याय जी, जितने भी इनके महापुरुष है, एक लोकसभा में बिल पारित कर दिया जाए कि उन्हीं। राम पांडे जी चलिए मौका दीजिए, गुलरेज जी भी साथ में, उनको बोलने दीजिए। गुलरेज जी उनका कहना है, लोकसभा में बिल पारित कर देना चाहिए। चलिए जवाब ले लेते हैं, शांत रहिए। यदि ये इंटरप्ट करेंगे मुझे तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। नहीं बोलेंगे, मैं उनकी आवाज गिरा दूंगा। आप अपनी पूरी बात करिएगा, उनकी आवाज गिरा दूंगा मैं अगर ऐसा कुछ होगा तो। बोलिए जी। देखिए, मेरे काबिल दोस्त को ऐसा लगता है कि इनके मुंह में बहुत सारी जुबानें हैं, इसीलिए बातों को डाइवर्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इनको इनकी जानकारी के लिए बताने का प्रयास करूंगा कि जहां तक मुसलमानों की बात है, संघ में अनुषांगिक संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, और जहां तक महिलाओं की बात है राष्ट्रीय सेविका परिषद भी है यहाँ पर, जो एक्सक्लूसिवली बहनों के बीच में काम करते हैं। तो संघ जो है ना, वो एक ऐसी छतरी है जो सबको एनकॉम्पास कर देती है। और जो ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों के विषय में उन्होंने ये बोला, ये कभी नहीं बोला। वो कहीं पर हो तो आप अपने सामने प्रस्तुत करें, पर्चा प्रस्तुत करें, कहाँ लिखा हुआ है। हमने साहित्य पढ़ा है, हमने गुरु जी का भी पढ़ा है, हमने हेडगेवार जी का भी पढ़ा है। तो ये फिजूल की बातें नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और जहां तक बात है, अभी एमबीबीएस वालों को पढ़ा रहे, दूसरों को भी पढ़ाएंगे। आपका पेट क्यों दुख रहा है यदि एमबीबीएस वाले पढ़ रहे हैं? तो आपको समस्या यही है केवल कि आप राष्ट्रवादी विचारों से तकलीफ होती है। यदि एओम बोलता हूँ, एओ को रखते तो आपको अच्छा लगता। लेकिन मेरे काबिल मित्र जो इतने पढ़े लिखे हैं, इनसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देते मैं डिबेट छोड़ दूंगा। एक कांग्रेसी का नाम बताओ जिसको अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे चढ़ाया हो। बता दीजिए राम पांडे जी, एक कांग्रेसी का नाम बता दीजिए जिसको अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ाया हो। भगत सिंह।
भगत सिंह कांग्रेसी थे? कांग्रेसी ये सब कांग्रेसी थे। अच्छा, कांग्रेसी थे। स्वतंत्रता सेनानी सारे कांग्रेसी थे। झूठ मत बोलिए, सब कांग्रेसी थे। नरम दल गरम दल दो दल थे, एक नरम दल था, एक गरम दल था। पांडे जी आप ज्यादा पड़ गए मुझे लगता है। दोनों दल की जरूरत थी देश को। आप बताइए, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, इन्होंने लड्डू बांटे, राम पांडे जी उनकी बात का जवाब दे दीजिए। राम पांडे जी उनकी बात का जवाब दीजिए। राम पांडे जी उनकी बात का जवाब दीजिए। महात्मा गांधी को फांसी दी गई। महात्मा गांधी को गौडसे ने गोली मारी थी कि नहीं? महात्मा गांधी कांग्रेसी थे कि नहीं? आरएसएस ने उनको फांसी दी कि नहीं? महात्मा नेहरू जी 9 साल जेल में रहे थे। नेहरू जी 9 साल जेल में रहे थे। जो गरम दल के नेता थे उनको फांसी दी जा रही थी। चलिए अच्छा, पांडे जी एक मिनट पांडे जी आप हमारे चैनल पे ये बोल दीजिए कि भगत सिंह जी कांग्रेसी थे। चलिए फिर से एक बार बोलिए। जी, भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद सब कांग्रेसी विचारधारा के थे। सब गरम दल के नेता थे। सब गरम दल के नेता थे। जिसने स्वतंत्रता सेनानी, जिसने देश को स्वतंत्र कराने में भाग लिया, सारे कांग्रेसी थे। और जो स्वतंत्रता के विरोध में थे। अच्छा चलिए एक बात बताइए ये कांग्रेस, एक मिनट सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ था ये मैं बताऊं आपको इतिहास? कांग्रेस पार्टी के किसने किया था, उनके साथ क्या हुआ था ये मैं बताऊं? मैं आऊं इतिहास में। चलिए आप बता दीजिए, आपके मुंह से सुन लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस की आपने सीबीआई ने फाइल खुलवाई, क्या हुआ? मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की फाइलें खुलवाई, क्या हुआ? सारा आपने कांग्रेस को मर देते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या किसने करवाई? 2 सीटें आई थी 1952 में। दीनदयाल उपाध्याय, चलिए गुलरेज जी से जवाब ले लेते हैं। गुलरेज जी फाइल खुलवाई थी सुभाष चंद्र बोस जी वाली। दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या करवाई। हमारा तो इनसे कोई कंपटीशन ही नहीं था। 1952 में इनकी केवल 2 सीटें आई थी। कम्युनिस्ट की आती थी 50-50 सीटें। यदि हमारा चलिए गुलरेज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। गुलरेज जी आप बोलिए। पांडे जी की आवाज शुरू करिए। बोलो, मैं इनको म्यूट कर दे फिर बोलूंगा। जी बोलिए। देखिए, मैं इधर उधर की फिजूल की बातें नहीं करता इनकी तरह। पहली बात तो ये है कि इन्होंने पूरी तरह से गलत बात बोल रहे हैं। मंगल पांडे भी कांग्रेसी थे जब उस समय कांग्रेस की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। ह्यूम के पैर भी नहीं पड़े थे भारत की धरती पर। आप कहते हैं सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे, तो सुभाष चंद्र बोस को तो कांग्रेस की अध्यक्षता से निकाला गया था। उसके बाद जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था वो क्या था, थोड़ा बताने की कृपा करेंगे आप। और आप जिस प्रकार की बातें करते हैं ना, ऐसी बातें करने से आप लोगों को गुमराह करते हैं। वो गुमराह किस लेवल तक करते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि आप जो बातें करते हैं ना कि अभी क्या मिला, फाइलें खुलवाई थी सीबीआई से, क्या मिला, ये मेरे खुद के द्वारा लगाई हुई आरटीआई है। जिससे मैंने एक प्रश्न ये पूछा था कि जो इमरजेंसी के समय जो लोग जेल में थे, इमरजेंसी के कालखंड में उन 18 महीनों में कितने लोगों की जेल में डेथ हुई, और रिप्लाई आता है आरटीआई का कि द रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल विद अस। फिर इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला तो किसने रिकमेंडेशन करी, उसका भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो इन लोगों ने तो सारे रिकॉर्ड ही मिटा दिए हैं। अगर आप बोलते हो कि सीबीआई की जांच करो तो सुभाष चंद्र बोस रिकॉर्ड ही खत्म कर फाइल होगी तो जांच करोगे ना। बिल्कुल बताइए राम पांडे जी, चलिए जवाब दे दीजिए। आपने पूरी फाइलें गायब करवा दी तो कहां से? अब तो आप किसी से भी जांच करवा लीजिए। तो यही तो देखिए कितने बड़े मूर्ख हैं, इनको पता है रिकॉर्ड नहीं है फिर भी जांच करा रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता इनकी क्या होगी? और 1977 में इंदिरा जी को जेल में डाला, ये भूल गए? में कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने बर्खास्त की, भूल गए? और 1980 में इंदिरा जी डबल बहुमत से आई, ये मुंह छिपाने लायक नहीं रहे। 1952 में 2 सीटें ऊपर थे ये, और 1984 में फिर 2 सीट पर पहुंच गए थे ये। कितनी बार इन्होंने पार्टियों के नाम बदले, कभी जनसंघ, कभी जनता पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी। तो ये फर्जी लोग हैं, नाटक नौटंकी है। इनको महंगाई बेरोजगारी से इनको ध्यान हटाना है। जो महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसलिए इनको ये फालतू की चीजें लाना है और फालतू की चीजों पर इनको डिबेट कराना है, जिससे देश की जनता को कोई लेना देना नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या बताएंगे ये दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, क्या बताएंगे गोलवलकर के बारे में, क्या बताएंगे हेडगेवर के बारे में? इनको खुद को नहीं पता है। इन्होंने खुद ने हेडगेवर के बारे में नहीं पढ़ा है, इनको खुद को नहीं पता है। उन्होंने कहा था मुस्लिमों और हिंदुओं को पढ़ लेना, उनके अनमोल विचार को।
कि हम हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। और ये गुलरेज शेख भी जैसे डिबेट खत्म हो जाएगी 100% मेरी बातों से सहमत हो जाएंगे। इनकी तो मजबूरी है कि ये यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो इनको शाम को ही प्रवक्ता पद से हटा दिया जाएगा। अच्छा, चलिए, आप लोगों ने भी तो, अगर कोर्स की बात की जाए, सिलेबस की बात की जाए, तो आप लोगों ने भी तो बाबर, हुमायूं, किस किस को आपने पढ़वाया है बच्चों को, उस पर नहीं जाते हैं हालांकि। चलिए, कुछ गुलरेज जी बोलने वाले हैं। गुलरेज जी, देखिए, ये प्रीच उस व्यक्ति को कर रहे हैं जिसने एकमात्र अभी तक दीनदयाल जी की जीवनी के ऊपर उपन्यास लिखा है, वो मैं डॉक्टर गुलरेज शेख हूँ। तो मुझे आप प्रीच ना करें तो थोड़ा बेहतर होगा कि विचारधारा और विचार क्या होते हैं। लेकिन मेरा भाई इतनी सब बातें कर गए, लेकिन एक भी कांग्रेसी का नाम नहीं दे पाए जिसको अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ाया हो। इसलिए हम कहते हैं कि आप चुपचाप से आराम करें। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रवादी विचारों को आगे रख रहे हैं, जनता उसको पसंद करती है, प्यार करती है, और इससे देश का उत्थान और उद्धार ही होगा। तो कर लेंगे, आप रास्ते का कांटा मत बने, क्योंकि राष्ट्र विचारों के जो प्रचार होता है उसमें जो भी कांटा बनेगा उस कंटक को तोड़ दिया जाएगा, यह निश्चित है। राम पांडे जी, एक बार बताइए, चलिए ठीक है, दो नाम आए जो एक सिलेबस में पढ़ा जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स है, चलिए उसमें दो नामों को ऐड किया गया, साथ में अंबेडकर जी को भी पढ़ाया जा रहा है, आचार्य सुश्रुत को भी पढ़ाया जा रहा है, कई महान व्यक्ति हैं जिनको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसमें आजादी के इतिहास को मिटाने की साजिश कहां से हो गई? ये किस तरीके के बेतुके बयान हैं जो कांग्रेस नेता दे रहे हैं? जी, कांग्रेस के तो बयान हमेशा ही बेतुके लगेंगे, बीजेपी के जो बयान है वो आपको महान लगेंगे। अब मैं ये बताना अच्छा, चलिए आप इस बात को डिस्क्राइब कर दीजिए कि आजादी का इतिहास कैसे मिट जाएगा दो नाम जुड़ाने पे। चलिए, मैं मानता हूं नहीं है बेतुके बयान, चलिए आप इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। आप ये बताइए जी, गुलरेज शेख जी, महात्मा गांधी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ राम पांडे जी, इस बात का आप सवालों को टालते बहुत जल्दी हैं। उस बात का जवाब दूंगा, आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। मैं गुलरेज शेख जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये फांसी पर महात्मा गांधी को लटकते हुए देखना चाहते थे, या जवाहरलाल नेहरू को लटकते हुए देखना चाहते थे, या सुभाष चंद्र बोस को लटकते हुए देखना चाहते थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लटकते हुए देखना चाहते थे? इनकी इच्छा फांसी पर लटकते हुए देखने की किसकी थी? इतिहास बहुत कुछ कहता है राम पांडे जी, और सबने इतिहास पढ़ा है, सिर्फ किताबें आपके पास नहीं है अकेली। ये भी है कि जब भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था, जब शहीद भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था, तब क्या हुआ था? अब चूंकि इतिहास को कुरे देंगे तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, हालांकि हमारे पास समय की कमी होती है, लेकिन आपने भी पढ़ा है और शायद डिबेट के बाद आप भी मुझसे सहमत होंगे जब मैं आपसे बात करूंगा। जी, भगत सिंह का इतिहास आपने पढ़ा है, वो आपको इतिहास पढ़ने के लिए किसने दिया? कांग्रेस ने दिया ना। मैंने भी बचपन में सबसे ज्यादा भगत सिंह का पढ़ा है, चंद्रशेखर आजाद का पढ़ा है। तो कांग्रेस इतिहास लिख रही थी क्या उस समय पे? कांग्रेस इतिहास लिख रही थी क्या? आप ये बताइए, कांग्रेस इतिहास लिख रही थी क्या? चलिए, कांग्रेस का एक इतिहासकार का नाम बता दीजिए, कांग्रेस के एक इतिहासकार का नाम बता दीजिए, कांग्रेस ने इतिहास लिखा है। अरे आपको ज्ञान ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं? मुझे ज्ञान है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा हूं ना गुलरेज जी को है ना मुझे, सिर्फ आप ही ज्ञान नहीं है अकेले। बैठकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। नेहरू जी ने जो 10 साल जेल में रहे थे, किताबें ही लिखने का काम किया था। अच्छा, सबसे बड़ा इतिहासकार नेहरू जी थे। अच्छा, आप उनकी किताबें पढ़ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। नहीं, मैंने सब किताबें पढ़ी हैं। जेल में रह के भी उन्होंने किताबें लिखी थी जी। और जब वो हेडगेवर को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया देश की जनता ने? नेहरू जी को ही क्यों बनाया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? नेहरू जी को ही क्यों बनाया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही क्यों बनाया? गॉडसे को क्यों नहीं बनाया? क्यों कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और कुछ गलत था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों मंत्री पद स्वीकार किया? क्यों उद्योग मंत्री बन गए थे नेहरू जी के अंडर में? देश में योगदान नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष जी का था, इनका कोई नहीं था। इन्होंने क्लियर मना किया था, हम आजादी में भाग नहीं लेंगे। किसी का नहीं था, किसी का नहीं था, ना भगत सिंह का था, ना सुभाष चंद्र बोस का था, किसी का नहीं था पांडे जी, ना सुभाष चंद्र बोस का था, ना भगत सिंह का था, अकेले सिर्फ गांधी नेहरू का था। आपको ज्ञान नहीं है? सुभाष नहीं है ना, नहीं है, हमें ज्ञान है नहीं। चलिए, गुलरेज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। गुलरेज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। गुलरेज जी बोलिए। एक अच्छी योजना के तहत बच्चों की जो छात्र होते हैं उनकी बुद्धि में प्रकाश डालने का काम किया है, राष्ट्रवादी प्रकाश डालने का काम किया है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल दीनदयाल जी या डॉक्टर हेडगेवार जी को पढ़ाया जा रहा है, दूसरे भी जो राष्ट्र के बड़े लोग हैं, चाहे अंबेडकर जी हो या अन्य हो, उनका भी पाठन किया जा रहा है। बिल्कुल, किसी को इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त जब
प्याज के छिलके निकालेंगे तो बहुत सारे छिलके निकलेंगे, इनको आंसू भी आएंगे। थोड़ा ये भी याद रखना चाहिए कि जब भगत सिंह जी की फांसी की बात चल रही थी और उसको माफ करवाने के लिए कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता के पास चंद्रशेखर आजाद गए थे, उनकी हवेली से निकले थे, उस हवेली में थोड़ा झगड़ा हुआ था, गर्मा गर्मी हो गई थी, उसके बाद ही पुलिस को मुखबिरी हुई थी, उनका एनकाउंटर हुआ था अल्फ्रेड पार्क में जाकर। भगत सिंह जी के बारे में भी सभी जानते हैं कि भगत सिंह जी के लिए क्यों नहीं रिकमेंड किया गया, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं रिकमेंडेशन की गई, इसलिए मत निकाले छिलके। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ चाहे गांधी जी हो या नेहरू जी हो या सुभाष जी हो या आजाद हो, इन सब लोगों का योगदान है। उसी प्रकार से डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी जेलें काटी हैं अंग्रेजों से लड़ने में, हमारे भारत की आजादी के लिए उनका भी योगदान है। तो हम तो सबको बराबर नजरों से देखते हैं, हम किसी को तुलना नहीं करते। आप लोग गलत नजरों से देखते हैं तो आपको जनता पसंद नहीं करती, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। मैं तो सबको पसंद करता हूँ, मैं सबको पढ़ने के फेवर में हूँ। हमको चाहिए कि हम गांधी जी को भी पढ़े, सुभाष जी को भी पढ़े, हेडगेवार जी को भी पढ़े, दीनदयाल जी को भी पढ़े, ये सभी महापुरुष हैं इस देश के। चलिए राम पांडे जी, जल्दी से आपका कमेंट आखिरी, क्योंकि समय की बहुत कमी है। जी जी, ये इसके बाद चिन्मयानंद को भी पढ़ाएंगे, कुलदीप सेंगर को भी पढ़ाएंगे, राघव जी को भी पढ़ाएंगे, आशाराम को भी पढ़ाएंगे, राम रहीम को पढ़ाएंगे, यही इनकी आदत है। चलिए गुलरेज जी और राम पांडे जी हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। लेकिन एक हिसाब से अगर कहा जाए तो जिस तरीके से अब विचारधारा को थोपने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से बयान आया है, उसके बाद में अब कांग्रेस का ये कहना है कि ये उसी का एक एजेंडा है जो कि इनको सिलेबस में पढ़ाने के लिए तैयारी कर ली गई। जनसंघ और आरएसएस के संस्थापकों को, उन दोनों महापुरुषों को जिनकी बात की जा रही है कि लड़ाई को लेकर उन्होंने क्या किया, कांग्रेस लगातार इस पर आरोप लगा रही है। और साथ साथ में अब इस सिलेबस की लड़ाई, विचार पर तकरार लगातार मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है, जिसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयानों के बाद और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए। फिलहाल विचार पर तकरार इस हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।